फार्माकोपिया एक आप यूं समझे कि एक बहुत बड़ी किताब है जिसके अंदर तमाम जो मेडिसिन्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका जो है फार्मूला लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि इनको कैसे तैयार किया जाता है, इसको आप लोगों ने रेगुलेट किस तरह से करना है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं मार्केट में फार्मेसी से आप लोग खुद आसानी से परचेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टरी स्टैम्प के वगैरह आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो इस फार्माकोपिया के अंदर जो है ना वो तमाम इंफॉर्मेशन सेव होती हैं। उसका जो है क्या फंक्शन क्या है, इसको कैसे तैयार किया गया है और इसके यूजेस क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना एक इंटरनेशनली बुक है जिसको हम फार्माकोपिया का नाम देते हैं। उसके अंदर ये तमाम चीज़ों का इंदराज किया गया है, इसको हम लोग फार्माकोपिया का नाम देते हैं। और दूसरे एक टर्म इस्तेमाल की गई है फार्मूलरी। फार्मूलेरी फार्मूलेरी एक फार्मूला से निकला है। ये जो वर्ड है फार्मूला का मतलब ये होता है कि वो जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसका क्या उसके अंदर फार्मूला है, वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है। जैसे आप लोग पैनाडोल तो इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला उसके नीचे बारीक सा पैरासीटामोल लिखा होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये भी एक मतलब फार्माकोपिया टाइप एक बुक होती है जिसके अंदर तमाम फार्मूला को जो है ना इंदराज किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दो के दरमियान डिफरेंस है फार्माकोपिया का और फार्मूलेरी का। फार्माकोपिया दरअसल एक किताब है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन का मतलब होता है कि शाया करना किसी चीज़ को। ठीक है, इट इज़ एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है डिस्क्राइबिंग मेडिसन। ये मेडिसन के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, और अदर फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस, कोई भी फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकती है, स्पेशली देयर यूज, उसके क्या इस्तेमालात हैं और उसके बाद उसकी तैयारी कैसे की गई और उसको रेगुलेट हम लोगों ने कैसे करना है, तो इसको हम लोग फार्माकोपिया का नाम देते हैं। फार्मूलेरी आपको मैंने बता दिया है कि ये भी एक फार्माकोपिया टाइप एक बुक है जिसके अंदर आपको तमाम मेडिसिन के या ड्रग्स के जो है ना फार्मूला के बारे में बताया होगा कि इसके अंदर क्या फार्मूला है, इसके अंदर क्या फार्मूला है। फार्मेसी के अंदर डिफरेंट टाइप की बुक्स इस्तेमाल की जाती हैं, दो तरह की होती हैं, एक ऑफिशियल होती है दूसरी नॉन ऑफिशियल। दो तरह की बुक्स हैं, एक ऑफिशियल है और दूसरी नॉन ऑफिशियल है। ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, ये फार्माकोपिया की बात कर रहा है। ठीक है, फार्माकोपिया की ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, दीज आर दी बुक्स दैट आर रिटन, इनको लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। इसमें जो है ना गवर्नमेंट एजेंसी का जो है ना बहुत बड़ा किरदार अदा होता है, उनकी जेर निगरानी जो है ना इनको लिखा जाता है, इनको कंपाइल किया जाता है, फिर इनको जो है ना अप्रूवल ली जाती है और उसके बाद जो है ना इसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश इसलिए करते हैं ताकि तमाम लोगों तक जो है ना आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑफिशियल बुक्स का नाम देते हैं। दीज आर बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। इसमें जो है ना गवर्नमेंट एजेंसी का किरदार अदा होता है क्योंकि वो इसको जो है ना रेगुलेट कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। आप लोग कोई भी मेडिसिन ब्रांडेड उठा के देख लें तो उसके आगे जो है ना ये जो है ना कुछ एब्रीविएशन लिखी होती है, यूएससी। ब्रिटिश फार्माकोपिया अगर होगी तो बीपी होगा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया होगा तो आईपी जरूर लिखा होगा। ये आप लोग जाके आज देखें और फिर मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ें वाकई मेंशन की हुई हैं या नहीं की हुई। तो ये तीन आप लोग यहाँ से एग्जांपल्स कर लें इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बुक्स की। उसके बाद नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, इसमें वो कहता है कि गवर्नमेंट एजेंसी का कोई किरदार अदा नहीं होता, इनका सेम मेथड होता है, सेम प्रोसीजर होता है। जैसे हम लोग ऑफिशियल बुक्स को जो है ना प्रिपेयर करते हैं, कंपाइल करते हैं और पब्लिश करते हैं, इसको भी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनके अंदर गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होती है, बट जो नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं इसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, दीज आर दी बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश लोकली। इसको लोकल लेवल पे जो है ना पब्लिश किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, रिटर्न किया जाता है। एंड देर इज नो रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी का जो है ना इसके अंदर कोई किरदारदार नहीं होता पब्लिकेशन के अंदर। ठीक है, और इसको हम लोग नॉन ऑफिशियल बुक्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल आपको एक दो आनी चाहिए। ये उसने यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस। तो ये जो नॉन ऑफिशियल बुक की जो है ना एक एग्जाम्पल है। सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बुक्स, ये फार्माकोपिया की बात कर रहा है दोबारा से। ऑफिशियल बुक्स कौन सी हैं जिनके अंदर जो है गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। दिस इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी
फार्मेसी की ऑफिशियल बुक होती है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एंड इम्पोर्टेंट फार्माकोपिया ऑफ द वर्ल्ड दैट इज यूज। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, फर्स्टली रिटर्न इसको लिखा जाता है, फिर कंपाइल किया जाता है, उसके बाद पब्लिश किया जाता है। जैसे हमने ऑफिशियल बुक के अंदर पढ़ा कि आप उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं, फिर आप उसकी अप्रूवल लेते हैं, देन वो जो है ना पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से या गवर्नमेंट एजेंसी से उसकी अप्रूवल ली जाती है। उसके बाद फिर उसको जो है ना पब्लिश किया जाता है। ठीक। सेकंड जो है इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक दैट हैज बीन रिटन, पब्लिश्ड एंड कंपाइल। तमाम के अंदर जो है ना उनको पहले रिटन किया जाता है, फिर पब्लिश किया जाता है, सॉरी, फिर उनको कंपाइल किया जाता है, फिर पब्लिश किया जाता है। बट ये जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया इसको कौन देख रहा है? WHO देख रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक दैट हैज बीन रिटन, पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय द WHO आप कह लें या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एक ही बात है। ये जो WHO होती है, इट इज ए स्पेसिफिकली एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये अक़वाम मुत्तहिदा का नाम आपने सुना होगा। उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है दैट इज कंसर्न विद द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। पूरी दुनिया की जो हेल्थ है ना उसको मतलब UN देख रही होती है। ठीक है। UN नहीं, WHO देख रही होती है। ये जो है ना एक एजेंसी है, किसकी है? यूनाइटेड नेशन की है। ठीक है। ये जो दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उसके बाद जो है ना इसको बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन को इसलिए बनाया गया था कि हम मतलब सुकून से रह सकें, मजीद जंग ना ला सके, दुनिया के अंदर जो है ना पीस हो चाह रहे थे। तो उसमें जो है ना यूनाइटेड नेशन का क़याम आया। तो ये जो WHO है, ये वो कहता है कि दरअसल उसकी यूनाइटेड नेशन की जो है ना एक एजेंसी है जो वर्ल्ड लेवल पे जो है ना हेल्थ को लुक आफ्टर कर रही है। इसको हम लोग इंटरनेशनल फार्माकोपिया का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया इट इज द मोस्ट अबंडेंट यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड टुडे। इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के अंदर। तो ये सारी जितनी भी जो है ना ब्रिटिश फार्माकोपिया है जो इंटरनेशनल है या यूनाइटेड स्टेट है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना पब्लिश की गई है। ठीक है। इट इज मोस्टली यूज बिकॉज ऑफ देयर अप टू डेट मोनोग्राफ रिगार्डिंग द ड्रग। मोनोग्राफ का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा जो है ना एक्सपर्ट है किसी खास सब्जेक्ट के अंदर। ये नहीं है कि एक बंदा जो है ना बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट है और वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, बायोस्टैट भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है और उसको जो है ना एक ही चीज के बारे में उसको फुल जो है ना कमांड होती है। और बाय सिंगल आथर, वो एक बंदा ही जो है ना उसको लिखता है। आथर का पता है ना, जो मतलब उसका लिखने वाला होता है किसी भी बुक का। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। उसके बाद नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी हैं? सम कॉमन। पहले आपको पता हो कि नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती हैं, जिनको लिखा जाता है, फिर कंपाइल किया जाता है, फिर पब्लिश किया जाता है लोकली तौर पे, लोकल लेवल पे। बट इसमें जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज का कोई किरदार अदा नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं कि नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं। इसमें एग्जाम्पल आप लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, पहली आप ये कर लें। दूसरी जो है ट्यूटोरियल फार्मेसी, ये दूसरी आप ये कर लें। तो ये दो नेम आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। और इसका आप थोड़ा सा अगर डिटेल करना चाहें ब्रीफ, तो आप ये नीचे इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, दिस बुक कंटेन द डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मेसी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में जो है ना इसको डिस्क्राइब किया गया है। ट्यूटोरियल फार्मेसी के अंदर क्या है? डिटेल नॉलेज है रिगार्डिंग दी फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी के बारे में जो है ना तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। कुछ टर्म्स हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन जो है कोहेसिव फोर्सेस हैं। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है कि दो मालिक्यूल्स हैं सेम टाइप के, जैसे वाटर मालिक्यूल हैं। अब पानी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक वाटर का मालिक्यूल हो, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल हो, तीसरा जो अल्कोहल हो, ऐसी बात नहीं है। वाटर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जस्ट वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? जो मतलब सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्सेस का नाम देते हैं। ठीक है। यहाँ पे उसने ये देखे, एक वाटर का मॉलिक्यूल जी है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जी है। इन दो के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है जिसने इनको आपस में जोड़ा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? कोहेसिव फोर्सेस का नाम देते हैं। और एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये एफ जो है उसने पेपर फाइबर को जो है ना मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है
अट्रैक्शन की, उसको हम लोग एडहेसिव फोर्सेस का नाम देते हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस कौन सी होगी? सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको हम लोग कोहेसिव का नाम देते हैं। और एडहेसिव कौन सी होगी? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर और प्लास्टिक फाइबर हो सकती है या पेपर फाइबर हो सकता है, उनके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। सरफेस टेंशन, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जो है ना पानी का एक, आप यूं समझे कि कंटेनर पड़ा हुआ है। ये उसका जो है ना टॉप सरफेस है, ये दरमियान में मालिक्यूल्स हैं। देखें, ये वाला वाटर का मालिक्यूल है, ये वाटर का मालिक्यूल है, ये वाटर मालिक्यूल है। ये वाटर जो मालिक्यूल है इसको इसने इधर से खींचा हुआ है, अट्रैक्शन है। और इस मालिक्यूल को इसने भी इधर से अट्रैक्शन की वो पकड़ा हुआ है। और इस मालिक्यूल से नीचे वाले मालिक्यूल ने भी पकड़ा हुआ है, और ऊपर वाले मालिक्यूल ने भी इसको एक मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स के साथ काबू किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर उसकी सरफेस बन रही है, तह बन रही है, तो कहता है कि इस मालिक्यूल को ये नीचे वाले मालिक्यूल ने भी पकड़ा हुआ है, और ये इसके साथ जो मालिक्यूल है इसने भी इसको अच्छी तरह से, उसके दरमियान जो है अट्रैक्शन है। ठीक है, और अब ऊपर कोई भी अगर हम लोग लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो वो कहता है कि ये जो उसकी सरफेस है ना, वो उसको रेजिस्टेंस पैदा करेगी। वो क्यों रेजिस्टेंस पैदा करेगी? क्योंकि इस मालिक्यूल को इस नीचे वाले मालिक्यूल ने भी काबू किया हुआ है, और इस मालिक्यूल को इस जो इसके साथ वाला मालिक्यूल है इसने भी काबू किया हुआ है, और इसके जो लेफ्ट साइड पे इसने भी इसको काबू किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है, तो वो कहता है कि ये जो इसकी जो वाटर की सरफेस है वो रेजिस्टेंस उसके अंदर होती है। वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना यहाँ से आप मूव करके ना ले जाओ, वो रेजिस्टेंस शो करता है ताकि वो इधर उधर मूव ना कर सके। इसको हम लोग सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। सरफेस टेंशन इज ए कंट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट अलाउज टू रेजिस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कोई भी आप उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो रेजिस्ट करता है, वो इवेपोरेट नहीं करना चाहता। ठीक है, दी कोहेसिव फोर्सेस, इसके दरमियान अब ये बताएं कि कोहेसिव फोर्सेस होगी, एडहेसिव फोर्सेस होंगी? कोहेसिव फोर्सेस होगी ना, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी वाटर है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, तो सेम टाइप जो है मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो, इसको हम क्या कहेंगे? कोहेसिव अट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस का नाम देते हैं। और द कोहेसिव फोर्सेस अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। और ये सरफेस टेंशन ही होती है जिसकी वजह से जो बारिश के कतरे होते हैं, रेन ड्रॉप्स या ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, जो है ना ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, अदर इसकी जो है ना कोई रीज़न नहीं होती। और ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। बट इज द रीज़न, क्या रीज़न होती है कि जो है रेन ड्रॉप जो है ना स्फेरिकल इन शेप क्यों होते हैं? तो नीचे ऑप्शन होंगे, सरफेस टेंशन है, कोहेसिव फोर्सेस हैं, एडहेसिव फोर्सेस हैं, या विस्कोसिटी है। क्या चीज़ है जो इनको जो है ना स्फेरिकल शेप मेंटेन रखती है? तो इसकी रीज़न क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। विस्कोसिटी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज़ के गाढ़ापन होने को हम लोग विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान रेजिस्टेंस होती है, वो उसको रोके रखता है कि भाई आप इधर से मूव ना करो, तो उसको इंटरफेयर करता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड, कोई भी आपके पास लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो है रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस इसलिए है उसके फ्लो को रोकने के लिए। अब पानी है, मुझे आप बताएं, एक तरफ आपके पास वाटर है और दूसरी तरफ आपके पास हनी है, किसके दरमियान जो है ना विस्कोसिटी ज्यादा होगी? हनी में ज्यादा होगी। और कौन सा जो है चीज है जो ज्यादा इजीली फ्लो कर सकती है? वाटर है, क्योंकि उसके मालिक्यूल के दरमियान जो है रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। वाटर में कम होगी, जो गाढ़ी चीज होगी उसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, इसको हम लोग विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग विस्कोमीटर का नाम देते हैं। तो विस्कोमीटर आपने जहां से कंफ्यूज नहीं होता, मीटर का मतलब होता है मेजर करना, पैमाइश करना। विस्को विस्कोसिटी से निकला है। तो विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। कोई भी आपके पास फ्लूइड है, आप उसकी विस्कोसिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लोग विस्कोमीटर का नाम देते हैं। ये डायग्राम भी दी हुई है, आप जस्ट इसको एमसीयू के लिए फोकस करें कि फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है उसको चेक करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसको हम लोग विस्कोमीटर का नाम देते हैं।
उसके बाद आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनने का जो अमल होता है। कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। जब भी वहां से इलेक्ट्रॉन कोई रिमूव होता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, उस पर जो है ना कोई चार्ज आ जाता है, तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, ए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, उस पर या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या फिर वो गेन करेगा, उस अमल के नतीजे में क्या होगा, उस पर जो है ना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन है, उसका अटामिक नंबर 1 है। अटामिक नंबर 1 होने का मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एक ही प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, बाकी हमारे पास क्या बच जाता है? एक प्रोटॉन बच जाएगा ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? जब इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा। और इसी तरह से जब हाइड्रोजन एटम जो है कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी या प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की तादाद दो हो जाएंगे ना, पहले तो एक था, उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की तादाद दो हो गई। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। भाई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस वजह से उस पर जो है ना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये है आयोनाइजेशन कैसे होती है। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन, ये आप देख लें, देखना चाहें तो, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए ड्रग हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। कहता है कि जो इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग के अंदर अहम किरदार अदा करती है कि उसकी आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, और एलिमिनेशन आपके बॉडी से सेक्रीट कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये आप देख लें। पीएच हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पीएच इज ए मेजर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग पीएच का नाम देते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ एसिडिक और बेसिक द सोल्यूशन इज। इसमें ये पीएच बताता है कि कोई सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना अल्कलाइन है या बेसिक है। ठीक है, इसको हम पीएच का नाम देते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीएच, ये दोबारा से एक डेफिनेशन ये भी आप लोग कर सकते हैं, और एक दूसरी डेफिनेशन भी है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। आप जहाँ से जो आपको अच्छी लगे डेफिनेशन आप कर लें। उसके बाद ये वो बता रहा है कि पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो सेंटर है जहाँ पर पीएच स्केल 7 है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल इसको शो कर रहा है। कहता है कि अगर पीएच किसी भी सोल्यूशन की 7 होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। 7 से नीचे जैसे जैसे कम होती जाएगी वो एसिडिटी उस सोल्यूशन की बढ़ती जाएगी। 7 से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो उसकी अल्कलाइनिटी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 7 आर सेड टू बी एसिडिक, एंड सोल्यूशन विद पीएच ग्रेटर देन 7 आर बेसिक आर अल्कलाइन। ठीक है, और प्योर वाटर हैज ए पीएच वेरी क्लोज टू 7, ये 7 के तकरीबन जो है ना बराबर होती है। और ब्लड की जो पीएच होती है 7.35। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड। नीचे ऑप्शन होंगे, 7 है, 7.35 है, 8.0 है या 9 है, कितनी है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ पीएच, पीएच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन टाइट्रेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कहता है कि इसको हम टाइट्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नीचे टाइट्रेशन लिखा हुआ है कि टाइट्रेशन क्या होती है। टाइट्रेशन ये जो है ना एक तरीकाकार होता है जिसमें हमारे पास कोई एक सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन नाउन होता है। हमारे पास कोई एक सोल्यूशन होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है हमें उसका पता होता है। उस सोल्यूशन के जरिए से हम लोग दूसरे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ऐसा होगा जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होगा। एक दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता है कि उसके अंदर कितनी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं,
उसकी मौजूदगी में आप दूसरे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग टाइट्रेशन का नाम देते हैं। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, ठीक है। डेफिनेशन आएगी और आगे लिखा होगा कि ये क्या मतलब है, टाइट्रेशन है, पीएच है, विस्कोसिटी है, क्या चीज़ है, तो ये टाइट्रेशन होगा। बफर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर। कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, लिक्विड है, मिक्सचर है या कोई भी कंपाउंड है, कहते हैं कि वो जो है ना अपनी पीएच को जो है ना चेंज नहीं होने देता, रेजिस्टेंट शो करता है। जब भी आपके अंदर कोई मजीद आप उसके अंदर कोई सोल्यूशन ऐड करना चाहते हैं तो वो जो ओरिजिनल सोल्यूशन होता है वो अपनी पीएच मेंटेन करता है, वो अपनी पीएच। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि आपके पास कोई एक सोल्यूशन है जिसकी पीएच जो है ना 6.0 है, आप उसके अंदर जो है ना कोई मतलब मजीद अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड करना चाहते हैं, तो होना तो ये चाहिए या पीएच वो 7.0 हो जाए या फिर 7.1 हो जाए। लेकिन कहते हैं कि बफर सोल्यूशन क्या काम करते हैं, वो अपनी पीएच को जो है ना मेंटेन करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं और चेंज नहीं होने देते, ठीक है। इसको हम लोग बफर का नाम देते हैं, बफर सोल्यूशन का नाम देते हैं। Buffers are most widely used in biological industry to preserve the pH of biological compound। जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं या फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अदर डोजेज फॉर्म बफर्स आर यूज टू मेंटेन देयर पीएच, उनकी पीएच को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद सोल्यूशन क्या होते हैं? आप लोगों ने महलूल का पढ़ा होगा, दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? जो ज़्यादा मिकदार में होती है। सल्यूट क्या होता है? जो कम मिकदार में होता है, ठीक है। तो ये 9th 10th वाली बातें हैं, इसको हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं। सोल्यूशन की डेफिनेशन, लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जो डिसॉल्व किया होता है उसको हम लोग सोल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसी चीज जो ज्यादा मिकदार में होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं, या ऐसी चीज जिसके अंदर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को या सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। सॉल्वेंट क्या होगा? जो है ना लिक्विड पोर्शन होगा सोल्यूशन का, और ऐसी चीज होती है जिसमें आप जो है ना केमिकल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। आप जो है ना शरबत बना रहे हैं, पानी के अंदर आप क्या चीज ऐड करते हैं? चीनी ऐड कर रहे हैं ना। तो वाटर जो होगा सॉल्वेंट होगा, और जो आप चीनी ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, वो क्या होगा? सल्यूट होगा। और ये दोनों जब शरबत जामे शीरी बन जाएगा तो इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? सोल्यूशन का नाम देते हैं। सल्यूट कौन सी चीज होगी? जो डिसॉल्व की जाती है दूसरी सब्सटेंस के अंदर या जो कम मिकदार में होती है, इसको हम लोग सल्यूट का नाम देते हैं। और ये फिर जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती है तो क्या बना देगी? सोल्यूशन बना देगी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज का लेवल इंक्रीज हो जाना। हाइपरटोनिक और हाइपो का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा होगा, आपके पास जो है ना कोई एक सेल है, कोई एक सेल है, सेल का बाहर का एनवायरनमेंट भी होगा, अंदर का एनवायरनमेंट भी होगा। ऐसे ही है, सेल है, सेल का एक, जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारा एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इसी तरह से सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें सेल के बाहर जो है ना कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, और अंदर वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, ठीक है। क्या होगा? सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और सेल के अंदर वाला जो है कंसंट्रेटेड नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? पानी बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर आएगा? बताएंगे। बाहर जो है ना ज्यादा गाढ़ा माहौल है, अंदर कम गाढ़ा माहौल है। अब बताएं कि पानी अंदर से बाहर आएगा उसको कम गाढ़ा करेगा, या बाहर से पानी अंदर जाएगा उसको ज्यादा गाढ़ा करेगा? बाहर ज्यादा गाढ़ा माहौल है, अंदर से बाहर आएगा ना। अंदर जो है ना पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सेल के अंदर जो है ना कंसंट्रेशन उसका कम है। किस चीज का भला? पानी की बात हो नहीं, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है।
कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है। अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कम गाढ़ा है, बाहर का एनवायरनमेंट ज्यादा गाढ़ा है। समझ आई है बात की नहीं आई? जहां पे पानी ज्यादा है ना, ज्यादा पानी अंदर होगा बाहर होगा, ये बताएं पहले। यार बाहर तो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बाहर कहाँ से आ गया है? हाइपोटोनिक में क्या होगा कि बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, लो कंसंट्रेटेड है, और अंदर वाला क्या है, हाई कंसंट्रेटेड है। तो पानी क्या काम करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, और पानी अंदर ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर ज्यादा पानी भर जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और वो फिर जो है ना फट भी सकता है। ठीक है। पानी जो आप लोग ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, एक आपकी लिमिट है ना, तो उसके बाद क्या होगा फिर, आपको पता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक। आपने दो टर्म याद करनी है, हाइपर के अंदर क्या होगा, आप ये माइंड में रखें कि बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड है या अंदर वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बाहर वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और जो हाइपोटोनिक है वो उसके एंटी है। ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, पानी जो है बाहर मूव करेगा, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, अंदर मूव करेगा। आइसोटोनिक का क्या मतलब होगा, आइसो का मतलब सेम होता है, सेम का मतलब ये है कि बाहर और अंदर जो है ना, सल्यूट और सॉल्वेंट जो है ना इक्वल कंसंट्रेशन में है। तो शगुफ्ता ये बताओ कि पानी अब अंदर मूव करेगा बाहर मूव करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जो है ना उनका बराबर है। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये आइसोटोनिक बुक के अंदर नहीं लिखा हो तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया, आप इसको देख लीजिएगा। ये उसी चीज को जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, इनसाइड ऑफ द सेल है, आउटसाइड ऑफ द सेल है। तो पानी जो है ना ये आउटसाइड ऑफ द सेल जो है ना मूव कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है एड्जॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। एड्जॉर्प्शन हम आप लोगों को मैंने क्या बताया था, एक एब्जॉर्प्शन बी से होता है, बॉय, बी फॉर बॉय, और ये जो है ना ई ए डी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पे जज़ब हो जाना। जैसे आपके पास फोम होती है, आप उसको पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी जो है ना उस फोम के अंदर जो है ना मुकम्मल तौर पे उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ऐसे ही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है, कोई भी जो है ना लिक्विड या जो है गैस है, किसी दूसरी सरफेस पर जो है ना उसकी सरफेस में जाके इकट्ठी हो जाती है, इसको हम लोग एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। जैसे दरवाजों को हम लोग पेंट करते हैं, दीवारों को पेंट करते हैं, ये जो है ना एड्जॉर्प्शन के अंदर आ जाता है। अब दरवाजे को जब हम लोग पेंट करते हैं या पॉलिश करते हैं, तो ऊपर वाली जो सरफेस करते हैं अंदर से तो वो नहीं जाता ना, इसको हम लोग एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। ये डायग्राम भी बनी हुई है, ये अंदर कोई भी मालिक्यूल है, इसके ऊपर जो है ना, और जो है ना ये गैस मालिक्यूल इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना पेनिट्रेट नहीं कर रहे, इसको हम लोग एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। एड्जॉर्प्शन की आप एग्जांपल कर लें, ये लिखिए, मैनी ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्किन। स्किन के जरिए भी तो जो आप क्रीम लगाते हैं आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। ठीक है। और उसकी दूसरी एग्जांपल उसने लिखी है, अकमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। ये जो आयरन है उसकी सरफेस पर जब आयरन इकट्ठी होती है तो उसको जो है ना जंग लगना शुरू हो जाता है। तो कहता है ये भी जो है ना एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है ना कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसके एप्लीकेशन आप देख लें एब्जॉर्प्शन के, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन एंड जीआईटी। स्किन और जीआईटी के जरिए से जो है ना चीज़ों की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इसी तरीके से होती है। सिलिका जेल कैन बी यूज टू रिमूव मॉइस्चर एंड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल को यूज किया जाता है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ये हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर। इट इज यूज टू प्योरीफाई एंड सेपरेट पिगमेंट हार्मोन। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के जरिए से हम जो है ना पिगमेंट्स और हार्मोन को सेपरेट कर सकते हैं। एक वर्ड आएगा वोलेटाइल का। वोलेटाइल का मतलब होता है दैट कैन बी इजीली वेपोराइज, जो चीज आसानी से वेपोराइज हो सके, बुखारात बन सके, उसको हम लोग वोलेटाइल का नाम देते हैं। एक यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हो रही है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। कैल्सिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर पानी भी है, मिक्सचर के अंदर पानी भी है। अब उस मिक्सचर का आप उसको मतलब इतना हीट करें, इतना आप उसको टेम्परेचर दें कि वो जो है ना बॉयल ना करे, इवेपोरेट
मतलब बॉयल ना करे, बुखारात ना बने, और उसका जो आप उसको इतनी हीट दें कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। कैल्सिनेशन में क्या है, इसमें आप उसको इतना टेम्परेचर दें जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो या उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। क्या होगा, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगी, जो नमी होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इवेपोरेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, वो क्या काम करेगी, इवेपोरेट करना शुरू कर देगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपके पास कोई एक मिक्सचर है, उसके अंदर जो है ना पानी है, ठीक है, तो वो जो उसके अंदर मॉइस्चर है या मतलब और इसके अलावा कोई भी लिक्विड शेप में कोई भी और चीज है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इवेपोरेट कर जाएगी। इसका फिर बेनिफिट क्या होगा, हम किसी भी चीज को उसकी जो है ना खालिश शक्ल में हासिल कर सकते हैं। इसको हम लोग कैल्सिनेशन का नाम देते हैं। टू हीट ए सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन आपने ये करनी है, टू हीट ए सब्सटेंस टू ए हाई टेम्परेचर। किसी भी चीज को आप उसके हाई टेम्परेचर पे जो है ना हीट करें, बट बिलो द मेल्टिंग और फ्यूजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से जो है ना कम होना चाहिए। ठीक है, आप उसको हीट करें लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, अनटिल दे लॉस देयर मॉइस्चर और वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल कंपोनेंट्स मैंने कौन से बताए हैं, जो इजीली इवेपोरेट कर जाते हैं, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन प्रोसेस। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, टू हीट ए सब्सटेंस टू ए हाई टेम्परेचर। किसी भी चीज को आप जो है ना क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, लेकिन इतनी हीट नहीं देनी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, कोई चीज है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे सकते हैं, 170 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होगी वो इवेपोरेट कर जाएगी। इसको हम लोग कैल्सिनेशन का नाम देते हैं। ए लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन सच एज पिगमेंट। कोई भी आपके पास पिगमेंट है, उसके अंदर पानी है, तो जब आप उसको कैल्सिनेशन के अमल से गुजारेंगे तो पानी या उसके अंदर जो मॉइस्चर होगी वो इवेपोरेट कर जाएगी, बाकी आपके पास जो है ना पिगमेंट बच जाएगा। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज टू गेट दी फिक्स कंपोनेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के फिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप हासिल करने के लिए कैल्सिनेशन के तरीके से जो है ना उसको आप गुजारते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन है। सेंट्रीफ्यूज का नाम आपने सुना होगा आप लोग, एक ये जो है ना एक छोटा सा जो है ना इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके अंदर जो है ना इस तरह से आपको नजर आता है, हम जो है ना सैंपल रखते हैं, टेस्ट ट्यूब रखते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना कोई ब्लड हो सकता है या कुछ और हो सकता है। आप उसके बाद जो है ना इसको घुमाते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो है ना एक शाफ्ट लगी होती है, और ये फुल स्पीड से, जैसे कार का पहिया नहीं घूमता, उसी तरह से जो है ना ये बिल्कुल घूमती है स्पीड के साथ। हर सेंट्रीफ्यूज मशीन की जो है ना डिफरेंट स्पीड होती है। आप उसको 1000 पे भी कर सकते हैं, 2000 पे भी कर सकते हैं। उसकी जो स्पीड होती है ना आरपीएम में शो करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में जो है ना वो कितनी बार घूम रही है। और इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए से। सेंट्रीफ्यूगल, जैसे आप देखें ना कि जो जमीन है चीजों को नीचे की तरफ खींचती है ना, अगर हम ऊपर से दीवार से छलांग लगाते हैं तो नीचे आएंगे, तो ऊपर तो नहीं जाएंगे। अब जिस चीज का वजन ज्यादा होगा वो जल्दी नीचे आएगी, जिसका वजन कम होगा वो आहिस्ता नीचे आएगी। इसी तरह से सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या होता है, आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसके अंदर एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट होता है। सेलुलर कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स, उसके अंदर पानी होता है, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है। अब कौन सी चीज गाढ़ी होती है, रेड ब्लड सेल्स गाढ़े होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स गाढ़े होते हैं। जब आप जो है ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो उसके जो नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाता है, उसके अंदर सेडिमेंट्स बन जाते हैं। ब्लड जो सेल्स होते हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो है ना वजन ज्यादा होता है, और ऊपर जो है ना प्लाज्मा या सीरम आ जाता है, उसका वो हल्का होता है। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूजेशन का नाम देते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ब्लड बैंक के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसको हम अलग कर सकें। रिमूविंग ऑफ फैट, रिमूविंग ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम मिल्क। स्किम मिल्क हम लोग बना सकते हैं उसकी फैट को अलग करके। और उसके बाद जो यूरिन है, आप क्या समझते हैं कि यूरिन के अंदर सिर्फ पानी होता है, उसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटीन होती है। ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कहते हैं वो भी जो है ना यूरिन के जो कंपोनेंट्स होते हैं
या जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, किस चीज़ के ज़रिए से, सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए से। क्रिस्टलाइजेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ए मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग इवेपोरेशन, कूलिंग और प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, एक ऐसा तरीका कार जिसमें हम लोग एक लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं इवेपोरेशन के जरिए से, कूलिंग के जरिए से या प्रेसिपिटेशन के जरिए से, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। तो इसके जो तरीक़ेकार हैं, फर्स्ट वन जो है इवेपोरेशन का है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? बुखारात बनने का अमल। आपके पास कोई एक साल्ट का जो है ना सोल्यूशन है, पानी है, उसके अंदर आपने कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऐड की हुई है, आप उसको जो है ना वो सेपरेट करना चाह रहे हैं, आप कैसे करेंगे? आप उसको या तो धूप में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 40-50 हो, क्या होगा, उसका जो वाटर होगा इवेपोरेट कर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, या आप उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें। बॉयल करेंगे तो क्या होगा, पानी पहले जो है ना इवेपोरेट कर जाएगा, बाकी आपके पास जो केमिकल सब्सटेंस है ना वो उसके अंदर रह जाएगी। तो ये जो है ना तरीकाकार है इवेपोरेशन मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन दिस मेथड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज, लिक्विड का टेम्परेचर रेज किया जाता है, एंड द लिक्विड इवेपोरेट, लिक्विड जो है ना इवेपोरेट कर जाती है। फाइनली हमारे पास क्या बच जाता है, सॉलिड क्रिस्टल बन जाती है। उसके बाद जो है ना कूलिंग मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है। इस मेथड में क्या होता है कि हम कूलिंग प्रोसीजर जो है ना अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है ना हम सॉलिड क्रिस्टल हासिल कर सकें। इवेपोरेशन मेथड ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन है उसमें हम लोग इवेपोरेट करते हैं, बुखारात बनाते हैं, और जो कूलिंग मेथड है इसके अंदर हम कूलिंग प्रोसीजर जो है ना अडॉप्ट करते हैं ताकि हम लोग क्या काम कर सकें, सॉलिड क्रिस्टल बना सकें। एप्लीकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म। प्योरीफाई कर रहे हैं ना भाई, एक तरफ आपके पास वाटर है, उसके अंदर क्रिस्टल हैं या उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, तो हम क्या जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं या जो क्रिस्टल्स होगी वो हम प्योरीफाई कर रहे हैं ना। पानी जब वहां से रिमूव होगा तो चीजें से प्योरीफाई हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा जो है पेंसिलिन जी, इट इज सॉलिडिफाइड बाय दिस प्रोसेस। जो पेंसिलिन जी होती है ये भी सॉलिडिफाई होती है इस तरीके कार के जरिए से। ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एनहेंस्ड। किसी भी चीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। आपके पास पानी है, उसके अंदर कोई भी क्रिस्टल है, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी अगर आप पानी को वहां से इवेपोरेट कर देते हैं। जो आपके पास खालिद शक्ल में क्रिस्टल आ जाती है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिकेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, उसके अंदर जो है ना आपने कोई एक सोल्यूशन आप लोगों ने बनाया हुआ है, आप उसको जो है ना 1 घंटा 2 घंटे रख देते हैं। चलें दूसरे आपको एग्जांपल दूं, आप जो है ना समंदर के किनारे गए हुए हैं, आप उसके उसमें जो है ना जो समंदर का पानी है उसके अंदर नमक की जो मिकदार होती है ज्यादा होती है, कम होती है? कम होती है, बहुत ज्यादा होती है। आपने उसको जब खालिश बनाना है तो आप उसको क्या काम करेंगे, एक देसी तरीका आपने जुगाड़ लगाना है। आप कैसे करेंगे, आप उसको गिलास के अंदर रख देते हैं, और गिलास में रखने के बाद आप क्या काम करते हैं, आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद उसके जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है ना वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, ऐसे ही है। फिर आप क्या काम करते हैं, ऊपर वाला जो पानी है उसको आप आराम से दूसरे गिलास के अंदर आप डाल लें, इसको हम कहते हैं डिकैंटेशन। जैसे बारिश का पानी आप लोग किसी बर्तन के अंदर इकट्ठा कर लें, गिलास के अंदर आप इकट्ठा कर लें, और आप उसको डायरेक्ट तो नहीं पी लेते, आप उसको जो है ना थोड़ी देर रख देते हैं, तो उसके अंदर जो बाकी चीजें होती हैं सोल्यूट पार्टिकल वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं बॉटम साइड पे, और आप उस पानी को या तो डायरेक्ट पी लें या आप उसको दूसरे बर्तन के अंदर ऐड कर लें, इसको हम कहते हैं डिकैंटेशन। ठीक है, simplest method of separating solid from the liquid is the process of decantation, which simply means letting the solid settle to the bottom of the container। किसी भी कंटेनर के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको आप अलाउ करते हैं कि भाई आप आराम से नीचे बैठ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ। ठीक है, एंड पोरिंग ऑफ द लिक्विड, और पानी को जो है ना दूसरे बर्तन के अंदर आप पोर कर लें, उंडेल लें, इसको हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन का नाम। इसका एप्लीकेशन क्या होंगे? एप्लीकेशन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट उनकी जो है ना डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन है। ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। दो इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं,
और दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। सॉलिड भी आप प्योरीफाई कर रहे हैं और जो लिक्विड है वो भी आप प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज हासिल करना चाह रहे हैं। और फिर दूसरी बात बता रहे हैं, तीसरी, दिस प्रोसेस इज आल्सो यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड से जो है ना सॉलिड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? डेसिकेशन का मतलब भी यही होता है कि किसी भी आपके पास कोई सोल्यूशन है या कोई आपके पास मिक्सचर है, वहां से आप जो है ना पानी को रिमूव कर रहे हैं। कोई भी आपके पास जो है मिक्सचर है या आपके पास कोई केमिकल मतलब सोल्यूशन है, वहां से आप जो पानी को रिमूव कर रहे हैं, इसको हम डेसिकेशन का नाम देते हैं। इट इज ए ड्राइंग प्रोसीजर विच इज वाइडली यूज इन फार्मेसी टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट से आप पानी को जो रिमूव कर रहे हैं, इसको हम लोग डेसिकेशन का नाम देते हैं। ये डेसिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ी। विस्कोसिटी हमने ये पढ़ा कि जी किसी भी जो गाढ़ी चीज है उसको हम लोग गाढ़ेपन होने के अमल को हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस मालिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होती है, और उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? विस्कोमीटर। ठीक है, तो डेसिकेशन क्या है? हम लोग किसी भी प्रोडक्ट से वाटर रिमूव करना चाह रहे हैं, तो डेसिकेटर क्या होगा? ये भी एक कोई मशीन होगी या इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके अंदर कोई भी आप प्रोडक्ट रखते हैं, और उसके बाद कोई एक आप डेसिकेटिंग मटेरियल आप उसके अंदर रख देते हैं। तो क्या काम करेगा? उस प्रोडक्ट से वो जो मॉइस्चर है या पानी है उसको जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसको हम लोग डेसिकेटर का नाम देते हैं। डेसिकेटर इज ए हैवी ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। ये कंटेनर होता है या भी गिलास होता है, और फॉर कीपिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू ड्राई। उसके अंदर हम कोई भी मटेरियल रखते हैं ताकि हम उसको ड्राई कर सकें, पानी को रिमूव कर सकें। दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए शेल्फ। शेल्फ के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद फिर हम ड्राइंग एजेंट और डेसिकेंट उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, सच एज ड्राई सिलिका जेल। उसके अंदर हम ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर से पानी को जो है ना एब्जॉर्ब कर सके, वहां से रिमूव कर सके। इसको हम लोग डेसिकेशन का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसको हम लोग डेसिकेटर का नाम देते हैं। डेसिकेशन इज ए फेमस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। सबसे जो मशहूर मरूफ तरीक़ाकार ड्राइंग का वो जो है डेसिकेशन का है। ये एमसीयू के अंदर आ सकता है। फॉर डेसिकेशन ड्राइड सिलिका जेल इज यूज इन बोतल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन। ये जो आप लोग कभी मेडिसिन देखे ना, उसके अंदर एक छोटी सी आपको थैली सी नजर आती है। उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि मेडिसिन के अंदर जो है ना मॉइस्चर वगैरह जो होती है उसको जज़ब किया जा सके। ठीक है, ये जो है ना डीकैंटेशन का प्रोसीजर उसने दिखाया हुआ है। ये आपके पास एक बीकर है, तो जो रखें इधर भाई, ये आपके पास बीकर है। ये ऊपर आपको पानी नजर आ रहा है, नीचे जो है ना सेडिमेंट है। इसको आपने कुछ देर के लिए रखा, और इसके बाद फिर आप इस पानी को इसके अंदर जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो है ना एक प्योरीफाइड सोल्यूशन आपके पास आया हुआ है। डीलिक्विसेंस ये क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अंटिल एब्जॉर्ब इन द इट डिजॉल्व इन द एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। आपके पास कोई एक केमिकल प्रोडक्ट है, आप उसको जो है एनवायरनमेंट में रख देते हैं, और वो क्या काम करता है? एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आपके पास कोई एक केमिकल प्रोडक्ट है, आप उसको जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखते हैं, और आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर होती है ना, तो वो उसको जो है ना एब्जॉर्ब करता है। वो इतना एब्जॉर्ब कर ले कि वो जो है ना एक सोल्यूशन बन जाए। इतना एब्जॉर्ब कर ले कि वो एक सोल्यूशन बन जाए। इसको हम लोग डी लिक्विसेंस का नाम देते हैं। डी लिक्विसेंस क्या होगी? कि कोई आपके पास एक प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट है, आप उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, और वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो इतना एब्जॉर्ब कर ले कि वो सोल्यूशन बन जाए। इसको हम लोग डी लिक्विसेंस का नाम देते हैं। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड until it dissolve in absorb water and form the solution। वो एक सोल्यूशन बना दे, इसको हम डी लिक्विसेंस का नाम देते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच एन एनहाइड्रस कंपाउंड। एनहाइड्रस कंपाउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी नहीं है। ठीक है, कैचेस अप द वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से पानी को कैच करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए हाइड्रेटेड फॉर्म।
उसको हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब ये होगा कि उसके अंदर पानी होगा, ठीक है। पानी होगा तो उसका सोल्यूशन बनेगा, पानी के बगैर तो सोल्यूशन नहीं बनेगा ना। इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? डी लिक्विफिकेशन का, डी लिक्विसेंस का नाम, सॉरी। डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिल वाटर का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? डिस्टिल वाटर में क्या होता है? क्या होता है? पानी होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना कोई और चीजें उसके अंदर नहीं होती, जो मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस आप कह लें, वो नहीं होती। अच्छा, डिस्टिलेशन ये लास्ट है हमारा, थक भी गए हैं आप लोग। इट इज द मेथड, ये एक तरीका कार है विच इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज। ये मैं आपको इसके एग्जांपल समझाऊं कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, थिनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये तमाम चीजें जो है ना, ये दरअसल पेट्रोकेमिकल्स के अंदर आ जाती हैं। ये जब निकलती हैं ना, एक ही जगह से निकलती हैं। तो ये जब निकलती हैं तो ये खालिद शक्ल में आप आमिर, ये जो डीजल होता है जमीन से जब निकलता है तो डायरेक्ट डीजल नहीं होता। पेट्रोल डायरेक्ट पेट्रोल नहीं होता, मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल नहीं होता। ये तमाम जो है ना इकट्ठे होते हैं, इनको हम लोग पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। अच्छा, इनको सेपरेट पता है कैसे करते हैं? पेट्रोल का जो इवेपोरेट करने का टेम्परेचर अलग होगा, डीजल का अलग होगा। डीजल गाढ़ा होता है या पेट्रोल गाढ़ा होता है? डीजल ज्यादा गाढ़ा होता है। मिट्टी का तेल का इवेपोरेटिंग पॉइंट अलग होगा। और जो बाकी इस तरह की पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेज होती हैं, हर एक का अलग होता है। इसको जब खालिश बनाते हैं ना आमिर, पता है क्या करते हैं? उनके पास एक बड़ा सारा जो है ना सिस्टम होता है, और उसमें जैसे मतलब कि इवेपोरेट करते हैं ना, उसके अंदर डिफरेंट पाइप लगे होते हैं। पाइप लगे होते हैं, और उनके अंदर थर्मामीटर भी होते हैं जहां से टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा होता है। तो ऐसी चीज जिसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर कम होगा, वो सबसे पहले जो है ना इवेपोरेट करेगी। और उसके साथ डिफरेंट इवेपोरेट एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं। तो जिस चीज का इवेपोरेटिंग टेम्परेचर कम होगा, वो सबसे पहले इवेपोरेट करके ना उस पाइप के अंदर से जो है ना बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। और बाहर की तरफ जब मूव करेगी तो वहां पे टेम्परेचर नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जिसका टेम्परेचर इवेपोरेटिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो पाइप में ऊपर की तरफ मूव करेगी। और उस जगह पर भी एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो वहां से जो है ना वो मूव कर जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होती हैं, वोलेटिलिटीज, मैंने आपको बताया है कि इवेपोरेट करने का जो सलाहियत होती है, उसकी बुनियाद पर हम इसको जो सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम लोग डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। It is the method which is used to separate different chemical substances on the basis of their volatilities. Volatilities मतलब कोई चीज जो इवेपोरेट कर रही है, कितनी जल्दी कर रही है, कितनी बाद में कर रही है, ठीक है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, डिस्टिलेशन इज ए कॉमनली यूज मेथड फॉर प्योरीफाइंग लिक्विड एंड सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे पेट्रोल भी है, डीजल भी है, मिट्टी का तेल भी है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या होंगे? पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, और मिट्टी का तेल अलग हो जाएगा। इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम भी देते हैं। इसकी दो तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है सिंपल डिस्टिलेशन है। सिंपल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए लिक्विड। आपके पास कोई एक लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स आप उसको जो है ना सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई लिक्विड बाय ब्रिंगिंग देम टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट तक उनको ले आया जाता है, एंड देन कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग बैक टू देयर वेपर्स इनटू लिक्विड। उसके बाद फिर क्या काम किया जाता है? उसको जो है ना वेपर बना के फिर वेपर्स को लिक्विड की शक्ल में बनाया जाता है, ठीक है। ये देखें, ये फ्लास्क बनाइए, जैसे मैं आपको बता रहा था। इसके अंदर जो ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉइलिंग फ्लास्क है। ये नीचे से इसको जो है ना हीट प्रोवाइड की जा रही है, और इसके अंदर ये बीड्स हैं, ये टेम्परेचर ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है। तो अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, उनका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होगा, पानी का जो है बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। पानी यहाँ से बॉयल हुआ, बॉयल होने के बाद क्या होगा? उसके बुखारात बनेंगे। अब ये बुखारात जब बनेंगे,
ये ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर से इनको ये रास्ता मिल गया है जो मैं आपको बता रहा था ना, एक्सटर्नल ओपनिंग। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो ये जो बुखारात है ना, ये इधर से इस तरफ मूव करते जाते हैं। इधर से मूव जब करके कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ। ये इधर से इस तरफ मूव करके जो है ना, ऐसा ऐसा इस तरफ आके कलेक्टिंग फ्लास्क है, इसके अंदर जो है ना आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये है सिंपल डिस्टिलेशन का तरीका। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका जुज्व। जैसे मतलब आपके पास दो तीन चीजें इकट्ठी हैं, हर एक को जो है ना हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इसको हम लोग एक चीज को फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज ए प्रोसेस बाय विच कंपोनेंट्स इन ए केमिकल मिक्सचर, केमिकल मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। हर एक का अलग डिफरेंट जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, डीजल का अलग होगा, मिट्टी के तेल का अलग होगा। इसकी बुनियाद पे जो है ना हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द कंपाउंड इज हीटेड, उसको हीट किया जाता है जैसे मैंने ऊपर आपको डायग्राम में दिखाया। एंड ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट कम्स टू बॉयल, बॉयल होता है, इट्स वेपर्स आर सेपरेटेड एंड कूल डाउन। जैसे ये है ना, एक एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे है, इस पाइप को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, एक एक्सटर्नल ओपनिंग इधर लगा लें, एक एक्सटर्नल ओपनिंग ऊपर लगा लें। अब तीन होंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इस तरह मूव कर जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा वो इस तरह मूव कर जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा वो इस तरह मूव कर जाएगी। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होगी, स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप होती है। इट इज द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस विच इज यूज फॉर वाटर इमिसिबल कंपाउंड्स एंड वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द सिस्टम। वाटर इमिसिबल मतलब पानी उनके अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है। और इसको हम लोग स्टीम के जरिए से जो है ना डिस्टिल कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। इट इज यूज फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल, टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये लास्ट में जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन है, ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें हम लोग वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर कंपाउंड्स दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके लिए हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन का तरीकाकार इख्तियार करते हैं। ठीक है जी। ये एक लाइन ये भी देख लें आप लोग, ई फ्लोरिसेंस है। ई फ्लोरिसेंस, स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर बाय हाइड्रेटेड साल्ट। आपके पास कोई एक हाइड्रेटेड साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब क्या होगा, आपके पास कोई साल्ट है उसके अंदर पानी है। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब क्या है, कोई साल्ट है उसके अंदर पानी है। कहता है कि स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाइड्रेटेड साल्ट, इसको हम लोग एफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। ठीक है। या इट इज द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के अंदर अगर कोई वाटर है तो वो वहां से अगर पानी जो है ना स्पॉन्टेनियस लॉस हो रहा है, सडन लॉस हो रहा है, फौरी तौर पे पानी जो है ना वहां से इवेपोरेट कर रहा है, लॉस हो रहा है, इसको हम लोग एफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।